नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। भारत और जापान के बीच एआई डायलॉग शुरू। दोनों देश महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त कार्य समूह गठित करने के लिए सहमत। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, ये द्विपक्षीय साझेदारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में सक्षम। कनाडा और चीन के बीच हुआ व्यापार समझौता। इलेक्ट्रिक वाहनों और कैनोला पर कम होंगे टैरिफ। आर्थिक संबंधों को मिलेगा बढ़ावा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावे का विरोध करने वाले देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की धमकी। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हुई कार्रवाई में मृतकों की संख्या 3000 से अधिक हुई। फिलहाल हालात सामान्य होने के संकेत। और अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त कार्य समूह गठित करने के लिए सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रक्षा सहयोग दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि जापान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच इस विषय पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये द्विपक्षीय साझेदारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में सक्षम है। एक रिपोर्ट। श्री जायसवाल ने कहा है कि भारत इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है और कई परियोजनाएं विचाराधीन हैं। प्रवक्ता ने बताया कि जापान के विदेश मंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा पहल के अंतर्गत भारत और जापान आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी सहयोग बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र संवाद का आयोजन करेंगे। एआई में सहयोग को गति देने के लिए दोनों पक्षों ने विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में एआई संवाद शुरू किया है। इसके अलावा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों ने 2026 की शुरुआत में महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त कार्य समूह का गठन करने का फैसला किया है, जो एक नई पहल है। श्री जायसवाल ने बताया कि जापान के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की और बाद में विदेश मंत्री के साथ 18वें भारत जापान रणनीतिक वार्ता में भाग लिया। चाबहार बंदरगाह के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि On 28 अक्टूबर 2025 पिछले वर्ष 28 अक्टूबर को अमेरिका के वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें सलाह दी गई थी कि यह गाइडेंस कंडीशनल सेक्शन वेवर के बारे में है, जो 26 अप्रैल तक मान्य है। हम इस प्रावधान पर काम करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। with the US side in working out this arrangement. श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के दिनों में ईरान की स्थिति को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने कुछ परामर्श जारी किए हैं। इनमें भारतीयों को ईरान जाने से बचने की सलाह दी गई है और ईरान में रह रहे लोगों को वापस लौटने के लिए कहा गया है। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। ईरान में सरकार की कार्रवाई के चलते प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3090 हो गई है। फिलहाल अब ईरान में शांति के संकेत दिख रहे हैं। दुकानें खुल गई हैं। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच कट्टरपंथी धर्मगुरु आयतुल्ला अहमद खातमी ने गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा देने की मांग की है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी धमकी दी। वहीं ट्रंप ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की फांसी रद्द करने पर ईरानी नेताओं को धन्यवाद दिया। ईरान में 28 दिसंबर को अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति, बढ़ती महंगाई और ईरान की मुद्रास्फीति के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में करीब 350 मस्जिदों, 126 प्रार्थना सभाओं, 400 अस्पतालों, 106 एम्बुलेंस और 71 दमकल वाहनों के नुकसान की खबर है। इस बीच भारतीय नागरिक कल देर रात नई दिल्ली पहुंचे। भारत सरकार ने ईरान में अस्थिर सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अपने नागरिकों से देश छोड़ने का आग्रह किया। मीडिया से बातचीत में ईरान से लौटे एक भारतीय नागरिक ने सरकार को उनके समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के अधिग्रहण की अमेरिका की योजना का विरोध करने वाले देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की धमकी दी है। एक रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस में एक बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आर्कटिक में रूस और चीन की बढ़ती उपस्थिति से अमेरिका की रक्षा करना आवश्यक है। हालांकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने अर्ध स्वायत्त क्षेत्र को बेचने की ट्रंप की मांग को खारिज कर दिया है और कई नाटो सहयोगियों ने क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत करके डेनमार्क का समर्थन किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि नाटो ने अमेरिका के साथ ग्रीनलैंड पर चर्चा की है और कहा है कि अमेरिका की सैन्य शक्ति अधिग्रहण को आवश्यक बनाती है। रूस ने कहा कि उसका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है और इस मुद्दे पर पश्चिमी देशों की आलोचना की। सोशल मीडिया पोस्ट में रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने इसे पश्चिम की नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पतन बताया। इस बीच डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की योजना की घोषणा की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार ने अमेरिका को $520 करोड़ मूल्य का 5 करोड़ बैरल तेल देने की पेशकश की है। मीडिया को संबोधित करते हुए श्री ट्रंप ने अमेरिका की सेना द्वारा पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद वेनेजुएला के अंतरिम नेताओं के साथ बने अच्छे संबंधों की प्रशंसा की है। उन्होंने वेनेजुएला के क्षतिग्रस्त तेल बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए अमेरिका की तेल कंपनियों के निवेश की भी योजना बनाई। अमेरिका ने पहले ही $5 करोड़ मूल्य के वेनेजुएला के तेल की पहली बिक्री पूरी कर ली है, जिसका राजस्व अमेरिका सरकार द्वारा प्रतिबंधित खातों में रखा गया है। ट्रंप ने इस साझेदारी को शानदार बताया है और कहा है कि इससे दोनों देशों को लाभ होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने गजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए बनाई अपनी 20 सूत्री शांति योजना के दूसरे चरण का नेतृत्व करने के लिए नवगठित शांति बोर्ड के सदस्यों की घोषणा की। ये बोर्ड गजा में शासन, क्षेत्रीय सहयोग, पुनर्निर्माण, निवेश, वित्त पोषण और दीर्घकालिक स्थिरता से संबंधित प्रयासों की निगरानी करेगा। श्री ट्रंप शांति बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। कनाडा और चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों और कैनोला पर टैरिफ कम करने वाले एक समझौते पर सहमति जताई है। इसका उद्देश्य आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि समझौते के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 70,000 चीनी इलेक्ट्रिक वाहन आयात किए जाएंगे। इन वाहनों पर 6.1% टैरिफ लगेगा। ये जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में लागू 100% टैरिफ से काफी कम है। इस समझौते में कृषि उत्पाद शामिल है। ये समझौता चीनी इलेक्ट्रिक वाहन पर अमेरिका की नीति से अलग है, लेकिन इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी समर्थन प्राप्त है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित 6ठे वार्षिक निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा फेलोशिप कार्यक्रम में भाग ले रहे 39 देशों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने युवा प्रतिभागियों के साथ विश्व के सामने मौजूद विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया और उनसे निपटने के लिए व्यवहारिक तथा रचनात्मक कूटनीति के महत्व पर बल दिया। ये फेलोशिप सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था। आसियान भारत डिजिटल मंत्रियों की 6ठी बैठक कल वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक का विषय था अनुकूल आसियान, कनेक्टिविटी से कनेक्टेड इंटेलिजेंस तक। बैठक में आसियान सदस्य देशों और भारत ने डिजिटल समावेशन और एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय डिजिटल सहयोग को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। संचार मंत्रालय ने बताया कि बैठक की सह-अध्यक्षता दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल और वियतनाम के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री गुएन माह घंग ने की। बैठक में आसियान भारत डिजिटल कार्य योजना 2026 के अनुमोदन का स्वागत किया गया। इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण या क्षमता निर्माण कार्यक्रम, भारत आसियान नियामक सम्मेलन और दूरसंचार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समाधानों के कार्यान्वयन जैसे विषय भी शामिल हैं। बैठक में डिजिटल भविष्य के लिए एक विशेष आसियान भारत कोष के संचालन का भी स्वागत किया गया। भारत और जर्मनी ने दूरसंचार सहयोग पर एक संयुक्त आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संचार मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्ष नियमित रूप से सूचनाओं के आदान प्रदान तथा उभरती भविष्य की तकनीकों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत नहीं है, कई प्रणालियों में मिसाइलों की कमी है। उनकी ये टिप्पणी यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर रूस के हमलों के बाद आई है। कल शाम सोशल मीडिया पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के सहयोगियों से मिसाइलों की तेजी से आपूर्ति करने का आह्वान किया। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री सिकोर्स्की कल जयपुर साहित्य महोत्सव में भाग लेंगे। उनका नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। अंडर 19 क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप में भारत आज दोपहर जिम्बाब्वे के बुलावेयो में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश से खेलेगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच AI डायलॉग शुरू, दोनों देश महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त कार्य समूह गठित करने के लिए सहमत। कनाडा और चीन के बीच हुआ व्यापार समझौता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावे का विरोध करने वाले देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की धमकी। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हुई कार्रवाई में मृतकों की संख्या 3000 से अधिक हुई। फिलहाल हालात सामान्य होने के संकेत। और अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और बांग्लादेश का जिम्बाब्वे के बुलावायो में मैच आज दोपहर 1 बजे से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।